नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में छठवीं बीपीएससी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया से आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, हम क्या किए हैं कि 598 है उसको a मान लिए और 489 है उसको b। तो यहाँ दिया हुआ है तो उसको a मान लिया और b मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बीच में माइनस है और इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाई में हो जाएगा नीचे a इंटू बी। क्या किए हम लोग, 598 को a मान लिए और 479 को b, ठीक है, और a और b रख दिए, 598 की जगह पे a, 479 की जगह पे b। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है इतना ही। और बाई में तो a इंटू बी है ही। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस है तो सब में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और बी स्क्वायर से इधर वाला a स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये 2ab है, इधर जो है माइनस प्लस हो गया, तो 2ab 2 4 हो गया, यानी कि 4ab हो गया ऊपर में, और नीचे में ab है ही, तो ab से ab कट गया और बच गया क्या गया, 4। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में जनसंख्या जो दिया हुआ आपका 1,76,400 और कह रहा कि आपका 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 5% प्रति वर्ष बढ़ने का मतलब होता है कि 100% पहले का जनसंख्या है और 5% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 105%। ठीक है, बढ़ करके 5% वृद्धि हुई तो 105%। तो उसी तरह से 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए बढ़ा देंगे 105% पहले वर्ष। 105% का मतलब क्या होता है, 105/100, फिर 1 साल के और बढ़ा है, 2 साल के लिए है तो 105/100। 3 साल के लिए कहता तो हम 3 बार 105/100 करते हैं। 5% अगर 3 वर्ष बढ़ता तो 3 बार लिखते हैं। तो अब कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 21 5 से, और ये 20, ये 21 और ये 20, 2 0 से 2 0 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 441, और ये 21 गुना 21 भी होता है 441। 441 और 441 का जब गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा ये 1,94,481, इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इसको कैसे करना है। और यदि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ प्रतिशत वगैरह, तो प्रतिशत का चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। तो दिया हुआ सीरीज 4, 18, 48, 100, यहाँ पे व्हाट है, क्या आना चाहिए, 294, अगला है 448। तो इस सीरीज को 2 तरीका से आप सॉल्व कर सकते थे। पहला तरीका है कि आप दोनों का डबल डिफरेंस करते चलिए तो भी आ जाएगा, और दूसरा तरीका इसका कि ये जो 4 है ये कैसे आया है, ये 2 का क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाइए, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 में से 4 का तो 4, ये घटाए हैं
3 का क्यू में से 3 का स्क्वायर घटा हुआ है तो 18 आएगा। 3 का क्यू होता है 27 और 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 गया आपका 18। उस तरह से ये 48 कैसे आया है, तो 4 का क्यू में से 4 का स्क्वायर घटाया गया है, तो 4 का क्यू 64, 64 में से 16 घटा देंगे तो 48। उस तरह से 100 कैसा आया है, 5 का क्यू में से 5 का स्क्वायर माइनस किया गया है, 125, 5 का क्यू और स्क्वायर होता है 25, यानी कि 100 आ जाएगा। उस तरह से अगला क्या होगा आपका, 6 का क्यू में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे, 6 का क्यू होता है 216 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये घटाएंगे तो 180 आएगा, यानी कि इसका 180 आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो पहला तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका भी है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे। आप क्या कीजिए कि इसको माइनस करते चलिए। पहले हम माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल गया 14। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल गया 30। इन दोनों को माइनस किया तो क्या मिला आपका 52। इधर नहीं पता है क्या क्या संख्या आएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। इनको माइनस करके देख लीजिए क्या मिलता है, 4, ये हो गया आपका 5 और ये 154। तो एक बार घटाने पे कुछ पता नहीं चला कि कौन सा सीरीज है, क्या है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये नहीं पता चल रहा। एक बार और घटा के देखिए, इनको और इनको घटाइए तो क्या मिलेगा, ये हो गया 16। इनको घटाए तो क्या मिलेगा, ये घटाए तो मिल रहा है 2 और ये 2, यानी कि 22। तो ये पता चला कि 16 है, आगे 6 और बढ़ा तो 22 हो गया। ठीक है, 6 और बढ़ा के देखते हैं तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि यहाँ वाला जो टर्म है इसका और इसका जो अंतर कितना आ रहा है, 28। तो 28 इसमें जोड़ दीजिए 52 में, तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 80। यानी कि 80 में से 52 घटाया तो 28। और ये जो 80 आया है, यहाँ वाला टर्म से 100 माइनस किया गया है तो 80 मिला है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 में 80 जोड़ेंगे तो यानी कि 180। तो इसलिए 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 माइनस है। तो ये जो आपका डबल डिफरेंस करने पे इसका आंसर आ जाता था। तो इसके 2 तरीके सोल्व करने के हैं इस सीरीज के। ठीक है, और दोनों से ही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एनसीआर का फॉर्मूला आना चाहिए। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में होता है r। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब सोल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला पर रखेंगे 2nc3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अनुपात में है आपका, तो अनुपात को बटा में लिख देंगे n फैक्टोरियल n बटा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बराबर इधर दिया है 44 बटा 3। अब आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, यदि आपको फैक्टोरियल 4 का मान निकालना हो, फैक्टोरियल 4 बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से फैक्टोरियल को तोड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फैक्टोरियल 2n को निकालना है। तो इसको आप एक बार और समझ लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 जो किए हैं, तो इस तरह से भी तो लिख सकते थे, 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, तो इस तरह से भी लिख सकते थे इसको, है ना। तो सेम तरीका से इसको भी लिखना शुरू कीजिए। 2n को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बाई में ये आपका दिया हुआ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3। फैक्टोरियल 3 का मान आप निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बार हो जाएगा 3 गुना 2, तो फैक्टोरियल 3 का मान हो गया 3 गुना 2। आपका नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चला जाएगा,
तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू 2। अब ये जो है n बाई में हो जाएगा, बटा में n हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ देंगे, तो n फैक्टोरियल क्या तोड़ेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, जो कटने वाला टर्म है उसको काट दीजिए, और इधर बराबर में तो दिया है 44/3। तो सबसे पहले ये 3 से और ये 3 काट दीजिए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, ये n से और ये n काट दीजिए। फिर उसके बाद ये 2n-3 है फैक्टोरियल, 2n-3 कट गया, ये n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है n-2, 2n-2, इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले तो n-1 बच जाएगा। तो n-1 ये वाला और ये वाला n-1 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, ये 2 बच गया और ये वाला 2 बच गया और 2n-1 बच गया। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2n-1 बराबर में उधर बचा है 44। तो ये 44 से कट गया 11 बार में, 4 से 11 बार में, 2n-1 बराबर हो जाएगा 11, या 2n बराबर हो गया 12, n बराबर हो गया 6, 2 से कट गया, यानी कि n बराबर हो गया 6। तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फैक्टोरियल का थोड़ा कंसेप्ट नहीं जानते हैं, आपने कभी नहीं बनाया है, तो थोड़ा हो सकता है आपको भारी लगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन में आप 8 भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m प्लस n का औसत क्या होगा। तो इसको देखिए, औसत आप जानते होंगे संख्याओं का योग बटा संख्या, तो यहाँ पे दे दिया है संख्या और औसत भी दिया है, तो संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहले m संख्याओं का योग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, संख्या गुना औसत। तो m संख्याओं का औसत दिया है कितना आपका n², तो संख्या गुना औसत यानी कि mn² हो जाएगा, m इंटू n²। ठीक है, इसको साफ लिख देते हैं, m इंटू n² हो गया। ठीक है, m संख्याओं का योग। उसी तरह से n संख्याओं का योग निकालेंगे, पहले संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर संख्या गुना औसत। तो संख्या दिया है n, औसत दिया है m²। ठीक है, n m²। अब m प्लस n का योग निकालेंगे, m प्लस n का योग बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है और ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, m n² प्लस n m²। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होगा, योग, यानी कि योग दिया हुआ है mn² प्लस nm² बटा संख्या, संख्या क्या है m प्लस n। अब क्या करेंगे, यहां से m और n कॉमन ले लीजिए, m n टू n, m n कॉमन हो सकता है ना। तो बचेगा क्या, n बचा, इधर क्या बचेगा, m बचेगा, बटा में है m प्लस n। तो ये जो कट गया ऊपर वाला से और बच क्या गया m इंटू n, इसका आंसर होगा m इंटू n। ठीक है, तो औसत का इसमें कंसेप्ट था और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका सबसे आसान जो तरीका होता है वो है वेन डायग्राम से बनाना। ठीक है, तो पहले 3 खेल खेलने वाले हैं, तो तीनों का वेन डायग्राम बना लीजिए, 3 वेन डायग्राम आप बना लीजिए। ये जो आपका है, हम बास्केटबॉल लिख देते हैं, बास्केट बॉल वाले, बास्केटबॉल। ये हो गया आपका फुटबॉल खेलने वाले। अगला जो है हॉकी खेलने वाले दिया हुआ। ठीक है, बास्केट बॉल, फुटबॉल और हॉकी।
3 खेल खेलने वाले हैं, उनकी संख्या दी हुई है 21 जो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने हैं 21, फुटबॉल में 29, हॉकी खेलने वाले हैं आपका 26। इसको अच्छा से समझते हैं। एक चीज दिया हुआ कि 8 तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलने वाला ये है, तीनों खेल 8 खेलते हैं। उसके अलावा दिया है 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल और हॉकी, 14 बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो 14 खेलते हैं जिसमें से 8 जो है तीनों खेल खेलते हैं, तो 14 में से 8 घटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 6। तो 6 यहाँ पे रहेंगे, तब मिलाकर के दोनों 14 हो जाएंगे। 14 जो है बास्केटबॉल और हॉकी में होंगे, कुल मिलाकर के 8 और 6। आगे दिया है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल यानी कि 12 है कुल, तो 8 तो तीनों खेल खेलेंगे, यानी कि अब 4 रहेगा, तब जाके 8 और 4 12। ठीक है। उसके अलावा दिया है कि 15 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो 15 है, तो 15 में से तीनों खेल खेलने वाले 8 हो गए हैं, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि 7 खेलेंगे कौन, फुटबॉल और हॉकी वाले, तब मिलाकर जो हो जाएगा आपका 8 7 15। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पूछा गया तो यहाँ फुटबॉल वाले सिर्फ हो जाएंगे केवल फुटबॉल, तो ये केवल बास्केटबॉल वाले और ये केवल हॉकी वाले। तो आपको तीनों खेल खेलने वाले प्लस 2 खेल खेलने वाले को घटा देंगे तो वो केवल और केवल फुटबॉल खेलने वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं केवल फुटबॉल वाला निकालना है, तो कुल फुटबॉल खेलने वाले 29 है, 29 में से आप घटा दीजिए, 8 तीनों खेल खेलते हैं, 4 + 7 ये 2 खेल खेलते हैं, तो 29 में से ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 19, तो घटाएंगे तो 10, यानी कि 10 जो है केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं। उसी तरह से केवल हॉकी खेलने वाला पूछता तो 26 टोटल है हॉकी वाले, तो हॉकी केवल हॉकी खेलने वाले हो जाते हैं ये 6 2 खेल खेलने वाले हैं, 8 3 खेल खेलने वाले हैं, और ये 7 2 खेल खेलने वाले, तो ये घटा देते हैं कुल। ठीक है, तो 26 माइनस तेरे 8 21 घटा देंगे, यानी कि 5 आ जाता सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने वाले। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम से इसको आसानी से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन कितना समय लेगा? तो देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक मोहन है, दूसरा सोहन है। मोहन जो है 25 दिन में काम करता है, वही काम जो है सोहन 20 दिन में करता है। तो कुल काम कितना है उसको निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा, तो 20 और 25 का एलसीएम होगा आपका 100। एलसीएम आ गया। अब ये जो है कुल काम जो है 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा मोहन? तो एक दिन में 25 चौका 100, यानी 4 काम करेगा। समझ लीजिए कि 100 कुर्सी बनानी है, तो 25 दिन में 100 कुर्सी मोहन बनाता है, तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता होगा। उस तरह से 20 दिनों में 100 कुर्सी सोहन बनाता है, तो एक दिन में 5 कुर्सी सोहन बनाता होगा, है ना? भाग दीजिए तो मिल जाएगा। अब दोनों जो है एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? 5 4 9 कुर्सी एक दिन में, दोनों एक दिन में मोहन और सोहन 9 कुर्सी। तो 5 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, दिया हुआ है, लेकिन 5 दिन बाद काम छोड़ देता है कौन? मोहन। तो 5 दिन में कितना काम होगा? 5 दिन में दोनों काम करेंगे तो 5 × 9 यानी कि 45 कुर्सी बन जाएगी। कितना बन जाएगा? 45 कुर्सी। अब शेष कुर्सी कितना होगा? ये 100 कुर्सी बनानी थी, तो शेष बचेगा आपका कितना? 55 कुर्सी, और घटाएंगे तो 55 कुर्सी। इन शेष बचे कुर्सी को कौन बनाएगा? कौन बच जाएगा? जो बच गया कौन? सोहन बचा हुआ है। तो सोहन एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है,
तो 55 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? 11 दिन। कितना लगेगा? 11 दिन। ठीक है, समय और कार्य मैंने पढ़ाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वीडियो को, तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री एंगल घूमेगी ये बताना है। तो पहले एक घड़ी बना देते हैं। तो हाँ, ये हो गया आपका घड़ी। कितना बज रहा था? 12 बज रहा था। ये 12 का सुई है, ये 3, 6, ये 9, ये 5, ये 4, 2, 1, 11, 10, 8, 7, 12 बज रहा था, यानी कि घंटा का सुई कहाँ है? 12 पर है। और 5:10 पर घंटा का सुई कहाँ जाएगा? ये जो है 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया रहेगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा आगे। तो कितना एंगल बनेगा? ये वाला पूरा एंगल कितना बना ये बताना है। तो आपको पता है कि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, कुल कितना बनता है? 160 डिग्री का। और ये जो घड़ी है पूरा 12 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो 12 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो 12 से भाग देंगे तो मिलेगा 30 डिग्री, यानी कि एक भाग जो है आपका 30 डिग्री का है। एक भाग कितना डिग्री का है? 30 डिग्री, है ना। तो देखिए कितना भाग है, पहले 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 12 से 5 तक आने में 5 भाग पार किया है घंटा का सुई। तो 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री हुआ। कहाँ तक? ये 5 तक। ठीक है, 150 डिग्री हुआ 5 तक। लेकिन जो 10 मिनट और हुआ है तो थोड़ा सा और एंगल तो बना है ना, थोड़ा सा और यहाँ पे घंटा वाला सुई आगे बढ़ा है। 5:10 में 5 से आगे बढ़ेगा। तो ये कितना एंगल है और इसमें कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो घंटा का ये जो है आपका एक डिवीजन, एक भाग में, मतलब कि 5 मिनट में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है ना। कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का। और ये घंटा वाला सुई के लिए ये 5 मिनट नहीं है, ये जो आपका 1 घंटा है, यानी कि ये घंटे वाला सुई के लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा तय करता है, यानी कि 60 मिनट लगता है घंटा के सुई को। यहाँ से आने में कितना लगता है? 60 मिनट लगता है। तो घंटा का सुई 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में 30 डिग्री। तो इसलिए 10 मिनट में घंटा वाला सुई कितना बनाएगा? 30/60 × 10, ये हो गया 2 यानी कि 5। तो 5 डिग्री 10 मिनट में 5 डिग्री बनाएगा घंटा वाला सुई। तो ये पहले से 150 है और ये 5 और जुड़ जाएगा, यानी कि 155 डिग्री बनाएगा कोण। कितना बनाएगा? 155 डिग्री। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो वर्ग नहीं है, इसको बनाने के लिए देखिए, वर्ग जो है आपका जीरो का, अगर कोई भी संख्या के लास्ट अंक में 0 हो तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है। 2 है कोई भी संख्या का स्क्वायर तो उसका 2 अंत में 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। 3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 9। 4 है तो उसका स्क्वायर 16। 5 है तो 25। 6 है तो 36। 7 है तो आपका 49। 8 है तो 64। 9 है तो 81। लेकिन जो दिया गया ऑप्शन है उसमें देखिए लास्ट में 9 है, तो 9 है तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर में 9 आता है। दूसरा है लास्ट में 2 है, दूसरा ऑप्शन में 2 है तो 2 कहीं नहीं आया है, किसी के स्क्वायर में 2 नहीं आता है ना। तो 2 नहीं आता है तो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन ही सही है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। बाकी तीसरा ऑप्शन है 6 और
लास्ट में और चौथा ऑप्शन के लास्ट में 1 है, यानी कि ये स्क्वायर है किसी किसी संख्या का। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको बिना कुछ किया बना सकते थे, सिर्फ ऑप्शन से। आप एक्स और वाई को कटाने जाइएगा तो बहुत लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कीजिए, बाई ऑप्शन चलिए। पहला ऑप्शन जो है आपका 5 और 7 है, तो 5 रखेंगे एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे 7 रखेंगे, तो 5 रखेंगे 217 गुना 5, तो ये जो है 17 × 5 = 85 और 5 गुना 10 तो 1085 तो यही हो गया। तो हमारा बराबर होने चाहिए 973 के, यानी कि 5 नहीं संभव है। 5 क्या है, एक्स की जगह पे संभव नहीं है, इन दोनों को जोग हो जाना चाहिए 913 के बराबर। तो अगला ऑप्शन है 217 गुना 3, एक्स की जगह पे वाई 3 रखेंगे, और 131 गुना वाई की जगह पे 2, तो ये हो गया 51, 651 प्लस ये 2, 6, अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3, 11, यानी कि 913। तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है एक्स की जगह पे 3 रखते हैं और वाई की जगह पे 2, तो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन सही है, एक्स होना चाहिए 3 और वाई हो जाना चाहिए 2, बाकी कोई ऑप्शन जो है एक्स और वाई का सही नहीं होगा। ठीक है, तो आशा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने सही हुए है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ये भी ज़रूर बताइए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मैथ और रीजनिंग के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।